कोलकाता का एक मेडिकल कॉलेज, वहां हुआ एक खौफनाक जुर्म। और फिर 24 घंटे के अंदर एक गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन फिर भी सड़कें विरोध से भरी हुई हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला सिर्फ एक जुर्म से कहीं ज़्यादा क्यों है। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? अगर संदिग्ध इतनी जल्दी पकड़ लिया गया, केस भी देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को दे दिया, तो फिर ये जबरदस्त गुस्सा किस लिए? अगर इंसाफ होता हुआ दिख रहा है तो लोग सड़कों पर क्यों हैं? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी की जड़ तक हमें ले जाएगा। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले आरोपी संजय रॉय को समझना होगा। उसकी कहानी किसी एक इंसान के जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो पूरी तरह से नाकाम हो चुका था और जिसने संजय रॉय जैसे शख्स को बेरोक-टोक अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दिया। संजय रॉय की कहानी देखिए। 2016 में वो इसी अस्पताल में एक मामूली रसोइया था। फिर 3 साल के लिए कहीं गायब हो जाता है और जब लौटता है तो एक सिविक वॉलंटियर बनकर। देखते ही देखते वो अस्पताल के सबसे फायदेमंद वेलफेयर सेल में अपनी जगह बना लेता है। उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ी कि जल्द ही उसे रहने के लिए पुलिस बैरक मिल गया और वो पुलिस अफसरों के ट्रांसफर तक करवाने लगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये साफ इशारा था कि सिस्टम का फायदा कोई भी उठा सकता था। तो सोचिए, सिर्फ एक सिविक वॉलंटियर जिसका काम पुलिस की मदद करना होता है, वो एक बड़े अफसर जैसी ताकतें लेकर घूम रहा था। वो पैसों के बदले अस्पताल में बेड बेचता था, फीस लेकर नई भर्तियां करता था और लोगों पर रौब जमाने के लिए बकायदा कोलकाता पुलिस की टी-शर्ट पहनता था। उसे रोज 5 लीटर पेट्रोल का भत्ता मिलता और पूरे अस्पताल में उसकी बेरोक-टोक एंट्री थी। वो इस बात का जीता जागता सबूत बन गया था कि सिस्टम की हदें कितनी खोखली हो चुकी थीं। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम को पता नहीं था। कई चेतावनियां थी जिन्हें नजरअंदाज किया गया। उसकी पत्नियों ने हिंसा की रिपोर्ट की, कोई एक्शन नहीं हुआ। मार्च 2024 में उसने एक मरीज की मां को परेशान किया। पुलिस हेडक्वार्टर में शिकायत के बाद भी कोई चार्ज नहीं लगा। और फिर सिर्फ 1 महीने बाद उसने एक महिला डॉक्टर से बदतमीजी की। हर बार जब उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया गया, उसकी हिम्मत बढ़ती गई और सिस्टम अनजाने में ही उसके इस बर्ताव को बढ़ावा देता रहा। तो जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस संस्था की बात करते हैं जहां भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थीं और आरोप सीधे अस्पताल के प्रिंसिपल पर लगे। साल 2021 में नियुक्त हुए थे प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। एक सरकारी जांच में उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारों के साथ मिलकर पैसों की हेराफेरी करना और सबसे खतरनाक, अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट को 20% कमीशन पर खुले बाजार में बेचना। यहां तक कि छात्रों ने कहा कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता उसे जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। कहते हैं ना, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। जरा इस पर गौर कीजिए। आरजीकर अस्पताल और पास के एनआरएस मेडिकल कॉलेज, दोनों में बेड की संख्या लगभग बराबर है। तो ये कैसे हो सकता है कि एनआरएस ने जहां 1.5 लाख किलो से ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज किया, वहीं आरजीकर ने सिर्फ 5000 किलो से भी कम रिपोर्ट किया? ये जो जमीन आसमान का फर्क है, ये सीधे सीधे बड़े पैमाने पर हो रही अवैध बिक्री की तरफ इशारा कर रहा है। और जब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली जैसे किसी ईमानदार अफसर ने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की, तो उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने हर विभाग में शिकायतें भेजी, एंटी करप्शन, विजिलेंस, हेल्थ केयर। लेकिन इनाम की जगह उन्हें सजा मिली, उनका तबादला कर दिया गया। ये एक सीधा संदेश था कि सिस्टम के अंदर आवाज उठाने वालों को कैसे चुप करा दिया जाता है। चलिए, अब वापस उस रात पर आते हैं जिस रात ये जुर्म हुआ, और उन घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने लोगों के भरोसे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जुर्म के बाद जो हुआ, वो एक के बाद एक शक पैदा करने वाली घटनाओं की एक कड़ी थी। प्रिंसिपल साहब को बुलाया गया, वो 1 घंटे से भी ज्यादा देरी से पहुंचे। परिवार को सबसे पहले ये बताया गया कि ये सुसाइड है। सबसे चौंकाने वाली बात, एफआईआर दर्ज होने से पहले ही ऑटोप्सी कर दी गई और आखिर में शव का अंतिम संस्कार भी इतनी जल्दबाजी में किया गया कि लाइन तक तोड़ दी गई। हर कदम ने लीपापोती के शक को और गहरा किया। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी प्रिंसिपल को नौकरी से नहीं निकाला गया। नहीं, इसके बजाय उनका ट्रांसफर एक और मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया। इस कदम को लोगों ने सजा नहीं बल्कि एक इनाम के तौर पर देखा। और बाद में तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे एक प्रमोशन जैसा बता दिया।
वहां के छात्रों और डॉक्टरों के लिए ये त्रासदी कोई अकेली घटना नहीं थी। ये एक भयानक पैटर्न जैसा था जो खुद को दोहरा रहा था, और इसे समझने के लिए हमें अस्पताल के काले इतिहास में झांकना होगा। साल 2001 का सौमित्र बिस्वास केस। ये वो केस है जो आज भी इस अस्पताल पर एक साए की तरह मंडराता है। सौमित्र नाम का एक छात्र हॉस्टल में लटका हुआ मिला था। पुलिस ने इसे फटाफट सुसाइड बताकर मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन जब परिवार कोर्ट गया और सीआईडी जांच हुई तो एक बहुत ही घिनौनी और डरावनी सच्चाई सामने आई। सीआईडी जांच में जो खुलासे हुए वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। पता चला कि कॉलेज के कुछ ताकतवर लोग वहां एक पोर्नोग्राफी रैकेट चला रहे थे। वो बाहर से सेक्स वर्कर्स को लाते थे और कथित तौर पर अपनी फिल्मों के लिए अस्पताल की मॉर्चरी से महिला शवों का भी इस्तेमाल करते थे। जांच में एक कमरे से बाकायदा ट्राइपॉड और लाइट्स भी मिली। कहा जाता है कि सौमित्र ने इसका विरोध किया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर का गलत इस्तेमाल हुआ था, और कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश मिली। और सौमित्र का केस अकेला नहीं था। संदिग्ध मौतों का ये सिलसिला जैसे चलता ही रहा। 2003, फिर 2016 और फिर 2020 में और स्टूडेंट्स और यहां तक कि एक डिपार्टमेंट हेड की भी ऐसी ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, और हर बार ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड। यही वो लगातार बनता हुआ पैटर्न है जो उस गहरे अविश्वास की जड़ है जो आज हम सड़कों पर देख रहे हैं। बस यही काला इतिहास है जो आज के विरोध प्रदर्शनों को हवा दे रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक मामले के इंसाफ के लिए नहीं रह गई है। तब ये बात साफ हो जाती है, ये जो विरोध प्रदर्शन है ये सिर्फ एक जुर्म के खिलाफ नहीं है। ये दशकों से दफन राज और अनसुलझे मामलों का नतीजा है। ये एक संस्था में विश्वास के पूरी तरह से टूट जाने पर लोगों की प्रतिक्रिया है। ये जवाबदेही के लिए उठ रही एक सामूहिक आवाज है। और प्रदर्शनकारियों की मांगें भी बिल्कुल साफ हैं। वो सिर्फ अपराधी के लिए सजा नहीं चाहते, वो एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर हुई गलतियों के लिए जवाबदेही तय हो। वो चाहते हैं कि ये कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा वाला कल्चर खत्म हो। और सबसे जरूरी, वो चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा के लिए पूरे सिस्टम में सुधार किए जाएं। और ये सब हमें इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब पूरा सिस्टम ही अपराध का घटनास्थल बन जाए, जब रक्षक ही भक्षक नजर आने लगें, तो न्याय की शुरुआत आखिर हो कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कोलकाता को नहीं, हम सबको मिलकर सोचना होगा।